हेलो एवरीवन। ये एमसीक्यू की सीरीज़ चल रही है यूपीएससी सीएससी 2020 के लिए, जिसमें हम इस वीडियो में जनसंख्या पर आधारित जितने भी एमसीक्यू होते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना सर्वप्रथम किस वर्ष हुई? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1881, बी 1885, सी 1872 और डी 1884। तो इसका सही आंसर होगा 1872। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। एक निश्चित समयांतराल में जनसंख्या की अधिकाधिक गणना जनगणना कहलाती है। भारत में सर्वप्रथम 1872 में जनगणना की गई थी। हालांकि 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना हुई। उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती आ रही है। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमने देखा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बिहार, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, चौथा उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा डी, उत्तर प्रदेश। वर्तमान उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पड़ोसी देशों में किसका जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? भारत के पड़ोसी देशों में जनसंख्या घनत्व किसका भारत से अधिक? भारत का जनसंख्या घनत्व हमने देखा है 382 है। इससे ज़्यादा किसका है? पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा नेपाल, तीसरा म्यांमार, चौथा बंगाल। इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व 1106 है, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है। जनसंख्या घनत्व अर्थात 1 वर्ग किलोमीटर में औसतन रहने वाले लोगों की संख्या होती है। ओके, तो भारत में पूरी जो जनसंख्या है, इसको भारत के पूरे क्षेत्रफल में अगर इसे बांटा जाए तो 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 382 लोग रहते हैं। ओके, 2 सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। पहला है, एक क्षेत्र की कुल जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाती है। या बी, प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि दर्शाती है कि जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। सी, जनसंख्या में वृद्धि की दर दर्शाती है कि निश्चित समय में जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। चौथा ऑप्शन है, प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या। तो इसका सही आंसर हो गया होगा, प्रत्येक वर्ष 1 दशक में बढ़ी जनसंख्या कुल जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है। अर्थात 1 दशक में 10 साल में जितनी प्रतिशत जनसंख्या बढ़ती है, उसके आधार पर जनसंख्या की वृद्धि को निर्धारित किया जाता है। पहले की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त किया जाता है। इसे निरपेक्ष वृद्धि कहते हैं। चौथा क्वेश्चन हम देखा। 5वां क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है जन्म दर कहते हैं। दूसरा, भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रही है। इसमें कौन से ऑप्शन सही हैं? पहला सही है या दूसरा सही है? दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तो जो दोनों कथन दिए गए हैं यहाँ पे, दोनों सत्य हैं। अर्थात एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जीवित बच्चों की संख्या जन्म दर है, और भारत में हमेशा जन्म दर जो है मृत्यु दर से ज़्यादा रही। अर्थात जन्म लेने वाले बच्चों का प्रतिशत और रेशियो मृत्यु होने वाले बच्चों के प्रतिशत और रेशियो से ज़्यादा रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन हम देखें यहाँ पे, भारत सरकार ने व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे, 1950, 1952, 1966 या 1974। आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा 1952। परिवारों के आकार को सीमित रखकर एक ही व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने व्यापक रूप से परिवार नियोजन कार्यक्रम को 1952 में प्रारंभ किया। ओके, 6 क्वेश्चन हमने देख लिया। 7वां क्वेश्चन हम देखेंगे अब, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के संदर्भ में हमें बताना है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में लागू की गई थी।
दूसरा, इस नीति के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे देखना या तो गलत होने की संभावना यहाँ पे है, सन गलत दिया हो, या तो यहाँ पे आयु के गलत होने की संभावना है। अगर ये दोनों चीज़ सही है तो ये दोनों जो कथन ये दोनों सही हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा, क्योंकि जो जनसंख्या नीति है वो 2000 में लागू की गई, लेकिन जो निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है वो 14 वर्ष तक के बच्चों को किया गया। हालांकि जो वर्तमान में शिक्षा पर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की गई है उसने इसका 18 वर्ष करने को सुझाव दिया है, लेकिन अभी तक 14 वर्ष तक के बच्चों को प्रावधान है। कुछ हम यहाँ पे देख लेते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने अर्थात फ्री में शिक्षा देना, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में 30 से कम करना, अर्थात 1000 जो बच्चे जन्म लेते हैं उनमें 30 से कम बच्चे ही मरें, व्यापक स्तर पर टीका रोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। ओके, तो जनसंख्या नीति के बारे में बातें थी यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हम देखें यहाँ पे, निम्न में से कौन सा कथन लिंग अनुपात को सही तरीके से दर्शाता है? सेक्स रेशियो को कौन सा कथन सही तरीके से दर्शाता है? यहाँ पे हम देखेंगे। पहला ऑप्शन क्या है? प्रति 100 पुरुषों में महिलाओं की संख्या। दूसरा, 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या। तीसरा, 1 वर्ष के अंदर जन्म लेने वाली बालक और बालिकाओं की संख्या, या 10 साल में जन्मी महिलाओं की कुल संख्या। आई गेस सबको पता होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा बी, 1000 पुरुषों में महिलाओं की जो संख्या है वो लिंगानुपात को दर्शाती है। ओके, जो वर्तमान में आई थिंक 932 है भारत में। एक क्वेश्चन, ये तो ये जनसंख्या आधारित सारे क्वेश्चन हो गए। एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसे यहाँ पे हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट को सही तरीके से परिभाषित करता है? तो ऑप्शन यहाँ पे है, किसी विचार तथा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार। पेटेंट वह होता है जैसे, पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन फिर बताते हैं। किसी कलात्मक पूंजी पर एकमात्र अधिकार। तीसरा, किसी व्यावसायिक बौद्धिक पूंजी पर एकमात्र अधिकार, या चौथा उपरोक्त सभी। तो हम यहाँ पे देखें, पेटेंट से तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपने विचार से कोई नई वस्तु उत्पन्न की, उसमें उसने काफ़ी मेहनत की, बहुत सारे उसने अटेम्प्ट दिए, लगातार वो फेल होता रहा, तो जब जैसी उसकी खोज संपन्न होगी उसमें उसको पेटेंट का अधिकार दिया जाएगा। अर्थात 10 साल तक या कुछ निश्चित समय तक वह उस वस्तु का उत्पादन सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है, कोई भी दूसरा व्यक्ति उस वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकता। उस पर उसका एक अधिकार रहेगा, पेटेंट रहेगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।